नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का सफलता की कहानी टॉपर्स की ज़बानी। तो दोस्तों, मैं और मेरे साथी विवेक सर, आपके प्रिय विवेक सर, एक बार फिर से एक और एसएससी सीजीएल में सफल टॉपर के साथ आपके सामने मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय है पार्थ सिंह, जो कि एसएससी सीजीएल 2020 में 138th रैंक लेकर आए हैं और हमारे साथ आए हैं अपनी सफलता की जो कहानी है उसको शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि किस किस तरीके से किन किन चैलेंजेस को फेस करके उन्होंने ये सफलता हासिल की है। तो पार्थ, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू हमारी तरफ से और पूरे करियर व्हील की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। और बहुत प्राउड फील होता है जब हम देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिन लोगों को हमने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, जिनकी हमने मदद की, उनके सिलेक्शन में जब वो यहाँ पर सिलेक्शन की हमें जानकारी देते हैं, यहाँ पर आकर हमें खुशखबरी देते हैं, तो हमें बेहद अच्छा लगता है। और हम यही चाहते हैं कि उनके साथ हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू हो, थोड़ी सी बातचीत हो और वो बातचीत हम आप तक भी लेकर जाएं ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले, आपको भी ऐसा लगे कि बस अगली बार अब हमें ही जाकर बैठना है अभिषेक सर और विवेक सर के साथ और हमें भी बातचीत करनी है और अपनी सफलता की बात बतानी है। तो हम कुछ बातें शेयर करेंगे और कुछ बातें पूछेंगे पार्थ से कि वो किस किस तरीके से इस मकाम तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्थ, हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बताएं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं, ये हमें बताएं थोड़ा सा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेन चीज़, क्योंकि सबसे पहले तो यही जानने की सबको उत्सुकता होगी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो कौन सी जगह है देश की जिसने इतना जाके एक लड़के ने इतना ज़्यादा नाम रोशन करा है सभी लोगों का। तो आप मुझे थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताइए और सबसे मेन चीज़ ये मुझे बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको ये खबर कैसे मिली, ठीक है? और जैसे ही आपको खबर मिली और जब आपने ये खबर अपने घर पे सुनाई तो आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली वालों का, आपके रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि रिएक्शन बहुत ही अच्छा होगा, हालांकि आप लंबे टाइम से इस रिएक्शन का इंतजार कर रहे होंगे। तो पार्थ, सबसे पहले हमें कुछ अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम पार्थ सिंह है। मैं कानपुर ज़िले के एक छोटा सा एक टाउन है घाटमपुर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और फैमिली में जैसे आपने पूछा, 4 लोग हैं, मम्मी पापा मैं और दी। माय फादर इज़ अ लॉयर, मम्मा हाउस मेकर हैं, एंड दी इज़ अ यूपीएससी एस्पिरेंट, प्लस शी इज़ वर्किंग कॉर्पोरेट एज वेल। रही बात रिएक्शन की और रिजल्ट डे की, तो कोइंसिडेंटली आई वाज ट्रैवलिंग दैट डे। तो जब रिजल्ट शाम के वक्त आया 6 साढ़े 6, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ था, आई वाज इन अ बस। और थोड़ा लेट हमें कानपुर पहुंचना था, 10 बजे शेड्यूल थी। तो रास्ते में ही थे, मुझे पता चल गया, बट मेरे फ्रेंड को पता चल गया, उसने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, तो बाकी फ्रेंड्स को पता चल गया। मुझे हर जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, बट मेरे घर वालों को नहीं पता है। तो मैं हर किसी के कॉन्ग्रेचुलेशंस का रिप्लाई थैंक यू के साथ दे रहा हूँ, बट साथ में गिल्ट भी आ रहा है कि यार मम्मी भी वेट कर रही होगी, उनको तो कुछ पता भी नहीं है। क्योंकि मेरा था कि सामने जाऊंगा मिठाई लेके, एंड तब फिर वही हुआ, जब शाम को मिठाई लेके पहुंचे तो मुझे लेट हो गया था, वो लोग ऑलरेडी डिनर के लिए बैठ चुके थे। मैंने बेल वगैरह रिंग की, वो आए, खोला उन्होंने, मैंने तब भी कुछ नहीं बताया, मैं प्रॉपर चेंज वेंज करके आया। वो खाना खा के जैसे ही उठे थे, पूजा वाली अलमारी की तरफ मैंने उनको बुलाया कि 1 मिनट आ जाइए। तो पापा, ही हैड अ लॉन्ग डे, तो थोड़े से वो इफी से थे, तो कहते मुझे सोने जाना, लेट हो रहा है, कल बात करते। मैंने कहा 2 मिनट के लिए तो आ जाइए। आए, मिठाई सामने देखी, कहते खाना खा चुके, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा अरे खाओ तो, कहते हुआ क्या है? मैंने कहा रिजल्ट आ गया है। तब उन्होंने खाई, काफी खुश थे। रात के 12-12 बजे रिश्तेदारों को फोन घुमा रहे थे, तो उधर से सब नींद में ही बोल रहे थे हाँ ठीक है कल बात करते हैं, अच्छा हो गया। तो ये रिएक्शन था उनका। डेफिनेटली जब सिलेक्शन होता है तो फैमिली को बहुत अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहे होते हैं कि वो भाई अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन लेकर भाई सिंपल सी बात है कि वो अपनी लाइफ सेट करेंगे और उनका भी जो ओल्ड एज जब होंगे वो, तो उनकी लाइफ भी बहुत अच्छे से जाएगी। तो पार्थ, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है। सर, 12th तक की मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो सेकेंडरी स्कूलिंग कानपुर से ही हुई है। स्कूल है ऑक्सफोर्ड मॉडल स्कूल श्यामनगर, तो वहाँ से स्कूलिंग हुई है। और मैं साइंस बैकग्राउंड से था, पीसीएम मेरा था और एवरेज स्टूडेंट था पढ़ाई में। बट 12th के बाद मुझे क्रिकेट खेलना था, हमेशा से ही था कि मुझे उस साइड पे जाना है। तो 12th के बाद इसलिए मैंने स्विच किया आर्ट साइड पे, क्योंकि कंपैरेटिवली कम टाइम देना पड़ता है, चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे टेक्निकल में नहीं जाना था, तो इसलिए मैंने फिर ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर और फिलोसफी ऑप्ट किया।
कानपुर यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किया और साइमल्टेनियसली मेरा क्रिकेट भी चल रहा था। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी जब मैंने की तो वो भी हिस्ट्री से की। तो ये मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड यही है। पार्थ, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने कहा कि आप क्रिकेट खेलना चाहते थे, आप क्रिकेटर बनना चाहते थे। वैसे तो हमारे देश में देखो भाई, हर बच्चा ना बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता है। मैं भी बचपन में सचिन तेंदुलकर बनना चाहता था, विवेक सर भी अनिल कुंबले बनना चाहते थे। ठीक है, और रही बात आजकल के अगर यंगस्टर्स की बात करें तो हर कोई विराट कोहली बनना चाहता है, रोहित शर्मा बनना चाहता है। तो पार्थ मुझे बताइए कि भाई आपने कहा कि आप कानपुर से बिलोंग करते हैं, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम भी है जहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो ठीक है, आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे क्रिकेट का शायद बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि मैंने देखा भी है कानपुर में, लखनऊ के आसपास मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि उन्हें क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। और हमारे यूपी से बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स भी हुए हैं जिन्होंने बहुत नाम रोशन करा इंडियन टीम में। तो मेरा सवाल ये है कि भाई आप बचपन से क्रिकेट खेलना चाहते थे, आपने 12th क्लास तक पीसीएम में पढ़ाई की और आप चाहते थे कि मैं क्रिकेट में कंटिन्यू करूं, इस वजह से आप ह्यूमैनिटीज में आ गए, इस वजह से आप आर्ट साइड में आ गए। तो फिर आपने एकदम से एसएससी सीजीएल की तैयारी करना क्यों सोचा? आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि भाई मुझे क्रिकेट में एक बार ट्राई करना चाहिए? कि आपने क्रिकेट में ट्राई किया या किसी लेवल पे आपने क्रिकेट खेला? सर मैंने ट्राई डेफिनेटली किया। मैंने क्रिकेट को 2.5 साल दिए हैं आफ्टर 12th, और उसके चक्कर में पढ़ाई बहुत ख़राब हो रखी थी। ग्रेजुएशन कॉलेज में नहीं जा रहा था, अटेंडेंस का इशू था, तो वो सारी चीज़ें भी फेस करी। बट उस मोमेंट पे व्हेन यू पैशनेट अबाउट समथिंग तो एवरीथिंग सीम्स वर्थ इट। तो वही वाला था कि नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक दिन सारी चीज़ें जो हैं जस्टिफाइड होंगी। बट 2019 में फिर पापा के साथ एक गुफ्तगू हो रही थी। 19 का वो एक्चुअली मेरा लास्ट ईयर था, अंडर 19 का। तो जिनको नहीं पता है क्रिकेट का स्ट्रक्चर डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो ऐसा है कि अंडर 12 लेवल होता है, अंडर 14, अंडर 16 एंड अंडर 19, इस एज ग्रुप में क्रिकेट खेला जाता है। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी 17 की एज में स्टार्ट किया था, तो 12, 14, 16 में स्किप कर चुका था। मेरे पास सिर्फ 19, 23 एंड देयर आफ्टर रणजी का मेरे पास मौका था। अब उसमें भी जितना आप लेट करते हो, अगर आपने पहले कुछ क्रिकेट नहीं खेला तो सेलेक्टर्स दे हेजिटेट इन पिकिंग यू। तो 19 का जब मैं ट्रायल देने गया तो जोन डिस्ट्रिक्ट क्लियर हुआ था, सेकेंड ट्रायल जो जोन का था मैं वहाँ से बाहर आया। एंड वो 19 का भी मेरा लास्ट ईयर था, क्योंकि 19 में क्रॉस करने वाला था। तो उस शाम पापा से फिर जब बात हुई, तब उन्होंने भी बोला कि अब रियलिस्टिकली अगर देखें तो कुछ तुम्हारा चांस इसमें बचा नहीं है, और अगर है भी तो बहुत मिनिमल है, उतना रिस्क मैं अलाउ नहीं करूँगा। अभी तक ठीक था, तो अभी चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ बैकअप अपने लिए ढूंढो। तो मैं उस टाइम पे यूपीएससी करना चाह रहा था, क्योंकि दी ऑलरेडी यूपीएससी में थी एंड इट वाज अ 3rd ईयर। तो जब मैंने उससे बात रखी तो उसने कहा कि एक जो काइंड ऑफ गलती या रिग्रेट उसका है वो ये है कि वो बैकअप लेके नहीं चली। तो उसने बोला कि डायरेक्टली यूपीएससी में जंप मत करो, स्पेशली क्योंकि 12th के बाद तुमने ढंग से पढ़ाई भी नहीं करी है। तो गो फॉर समथिंग जो कि ज़्यादा डुएबल है, प्लस तुम्हारा टेक्निकल साइड था एंड आई वाज गुड एट मैथ्स। तो उसने बोला कि गो फॉर इधर एसएससी, बैंक्स। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना चालू किया एंड फिर फाइनली कुछ लोगों से बात करी, कुछ सीनियर्स से बात करी, तो आई डिसाइडेड कि हाँ एसएससी में कोई जॉब नेचर ठीक लग रहा है, क्योंकि एमईए वाज समथिंग जिसने एक्साइट किया कि अच्छा यहाँ पे भी मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई वेंट विद एसएससी। तो चलिए भाई, अब तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आप प्रोफेशनल बन चुके हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप एज प्रोफेशनल तो क्रिकेटर नहीं बन पाए, लेकिन अब आपको बहुत मौके मिलेंगे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से खेलने के लिए। तो और डेफिनेटली हम यही चाहेंगे कि आप अपना जो शौक था, अपना जो पैशन था, आप उसको कंटिन्यू करें, प्रोफेशनली नहीं, लेकिन हाँ अब आप शौक के लिए हमेशा क्रिकेट खेल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चूज़ किया। यस सर। तो क्या आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ही जाना चाहते थे, या आपने कुछ और पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी और वो आपको नहीं मिली, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिल गया? और यदि आपको एक्सटर्नल अफेयर्स ही चाहिए था या आप चाहते थे, तो क्या कुछ ऐसा है कि आपको हिंदुस्तान से थोड़ा कम प्यार है, या आप चाहते हो कि आप हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड वाइड जाकर रिप्रेजेंट करो और अलग अलग देशों में जाकर बताओ कि भाई हिंदुस्तानी इतने काबिलियत रखते हैं और इतने काबिल होते हैं? उसका क्या रीज़न है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो दी है, या जो ये पोस्ट आपको मिली है, उसका रीज़न क्या है? सर तो सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस की बात रही तो यस, एमईए वाज समथिंग व्हिच आई ऑप्टेड। हमेशा से यही चाहिए था। एसएससी प्रिपरेशन का जो मोटिवेशन था वो भी यही था कि ठीक ठाक रैंक लानी, ताकि एमईए मुझे मिल जाए। अब क्यों, उसका ये था कि क्रिकेट भी जब खेलना स्टार्ट किया तो हाँ गेम है, एंजॉय करते हो आप खेलना, बट अगर हाईएस्ट लेवल पे खेलने की सोच रहे हो तो दी आइडिया कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, वो टी शर्ट में ना यहाँ पे इंडिया का लोगो रहेगा, तो वो बूस्ट बम्स लाता था। तो वही था कि ठीक है यार, इंडिया की टी शर्ट नहीं मिली, इंडिया का ब्लेजर मिल जाएगा अगर एमईए मिलता है तो इसलिए एमईए ऑप्ट किया एंड थैंकफुली वो मिल गया। आपने तैयारी कब करना शुरू किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन?
सर तैयारी मेरी ऑफलाइन मुखर्जी नगर से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे क्रिकेट के सिलसिले में मैं ऑलरेडी दिल्ली आ चुका था। तो इट बिगेन ऑन 1 अगस्त 2019, वो मेरा पहला दिन था, और कोइंसिडेंटली करियर विल पे ही तो मैंने वहाँ पे मैथ्स और जीएस का बैच लिया था। आप अदर स्टूडेंट को कोई ऐसी बात बताना चाहें जहाँ से, जैसे कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन के बाद अपनी तैयारी करना शुरू कर रहा है, तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या बेहतर तरीका हो सकता है? सर मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया था, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारे एग्जाम्स थे, उसके बीच में मैंने एसएससी चूज़ किया। उसका एक रीज़न ये था कि मैंने सबसे पहले बैंक का, एसएससी का और रेलवे, तीनों का मॉक टेस्ट लगाया। रेलवे रिलेटिवली ईजियर लगा, बैंक्स थोड़ा सा ज़्यादा हायर एंड पे लगा, और एसएससी जो था वो मेरे शायद 200 में 98 आए थे। प्रीवियस ईयर मैंने लगाया था 2017 का, प्री का पेपर था, उसमें 98 आए थे। कट ऑफ चेक की तो 130s में थी। तो उस मोमेंट पे अचानक से कॉन्फिडेंट फील हुआ, क्योंकि क्रिकेट की वजह से कॉन्फिडेंस उस टाइम बहुत गंदे हेडस्पेस में था। मैं करियर को लेके बहुत अनसर्टेनिटी थी, रिग्रेट भी कर रहा था अपनी चॉइसेस की, यार आना चाहिए था, इधर नहीं आना चाहिए था। बट उस मोमेंट पे ना एक वो ग्लिमर ऑफ होप दिखा कि यार नहीं यार, 40 नंबर का ही तो फासला है ना कट ऑफ में, तो इतना तो मैं कर लूंगा। तो पहली चीज़ यही है कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो यार पढ़ा है आपने, अपने 15 साल एजुकेशन को दिए हैं, ठीक है, जैसा भी हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, प्रोज हैं कौन से हैं, बट कुछ तो सीखा होगा ना। तो डेफिनेटली जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, जो 4 सेक्शंस हैं रादर एसएससी में, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश, इनमें से कोई एक आपका होगा जो स्ट्रांग होगा। तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको लेके चलना है साथ में। जैसे मेरे केस में, क्योंकि जो बैकग्राउंड थी, एजुकेशनल बैकग्राउंड था, वो इंग्लिश मीडियम था, मोड ऑफ जो स्टडी थी वो इंग्लिश थी, तो इसलिए इंग्लिश को लेकर बस प्रीटी कॉन्फिडेंट। जब पेपर भी दिया था उसमें तो 50 में आई थिंक 40s में हाईएस्ट मेरे इंग्लिश में ही आए थे, जब वो मॉक पहली बार लगाया था। तो उस वक्त वो आइडेंटिफाई कर लिया था कि नहीं, इंग्लिश में मुझे ज्यादा टाइम नहीं देना है, मैथ्स इज समथिंग विच आई कैन डू। तो ये चीजें हर किसी को आइडेंटिफाई करनी चाहिए, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और फिर उसको छोड़ के जो बाकी चीजें उन पे वर्क करना चाहिए। ठीक है। अच्छा पार्थ, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि यदि आप शेयर कर सकते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे तो प्रीलिम्स में आपका स्कोर क्या रहा, और यदि हम सेक्शनल बात करें अलग अलग सब्जेक्ट्स में तो उसमें आपका कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहा, और फिर मेंस में आपका कितना स्कोर बना, और जो ओवरऑल आपका रिजल्ट आया उसमें आपका स्कोर क्या था? सर इट्स बीन सम टाइम, तो एग्जैक्ट मुझे स्कोर नहीं पता है। प्री का टोटल आई रिमेंबर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 172 था। और सेक्शनल बात करें तो जीएस में 27 थे, मैथ्स में 47.5, इंग्लिश में भी 45 प्लस थे, एंड रीजनिंग में लेट 30s में थे। बाकी जो था, क्योंकि मेरी जो थी शिफ्ट जो थी वो टुवर्ड्स अ हार्डर एंड, तो इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में मुझे आई थिंक 20 मार्क्स का करीब कुछ मिला था बेनिफिट। तो फाइनल जो स्कोर प्री में बना था इट वाज 172.5। एंड मेंस की बात करें तो मेंस में मैथ्स में था मेरा 187.5, और जो इंग्लिश था वो लेट 170s में था। तो ये मेरा स्कोर था, एंड टीयर 3 में 58 मिले मुझे। ओके। हाँ। तो बीइंग अ जीएस टीचर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे बताया अपना इंडिविजुअल स्कोर बताया, तो उसमें मैंने देखा कि आपने सबसे कम मार्क्स जो बताए मुझे वो आपके जीएस में थे। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे थे, जब आपने तैयारी शुरू की थी, तो आपने कहा कि आपने मुखर्जी नगर दिल्ली में आकर मैथ्स का बैच लिया था और जीएस का बैच लिया था। जी सर। तो जीएस आपकी पहले से वीक थी इसलिए आपने जीएस का बैच लिया था, या जीएस में आपको इंटरेस्ट था भाई, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन भी ह्यूमैनिटीज से किया है, तो हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी था, आपने मास्टर्स में भी किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस समय आपको सिलेक्शन में जीएस का क्या रोल लग रहा था, और जब आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद आप जीएस के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि, और आप जो अपकमिंग स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आप उनको जीएस के लिए क्या सीख देना चाहते हैं कि उनको जीएस को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितना नेग्लेक्ट करना है, जीएस को छोड़ के चलना है या जीएस को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है? बस ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे। सर पहली बात तो जो जीएस वाला आपने पूछा फर्स्ट क्वेश्चन, जब मैं आया था तब मेरा क्या ओपिनियन था जीएस को लेके, तो इंटरेस्ट नो डाउट था, क्योंकि एज आई सेड पढ़ाई में हमेशा ठीक ठीक था, मन लगता था पढ़ाई में। तो और हिस्ट्री का ऊपर से स्टूडेंट भी था ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो था कि नहीं पढ़ सकता हूँ, जीएस अच्छी लगती हैं, सब्जेक्ट्स मुझे जानने हैं और जानना है। बट ज्वाइन करना मेरा क्योंकि मेरी वीक थी, तो कह सकते हो आपकी मजबूरी थी, मुझे पता था कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, तो मैंने इसलिए क्लासेस ज्वाइन की थी। फिर ड्यूरिंग अ मैथ्स क्लास राकेश यादव सर हमारे टीचर थे, तो उन्होंने एक बात भी बोली थी अबाउट एसएससी। उस टाइम नया नया था, मुझे ज़्यादा नहीं पता था एग्जाम ट्रेंड क्या है। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जो 3 सब्जेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम जीएस, वो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, जीएस जो है वो आपकी रैंक बनाता है। एंड क्योंकि मुझे एमईए चाहिए थी और ये पता था कि एमईए के लिए रैंक मुझे बहुत अच्छी लानी, टॉप 100 टॉप 200 में होना ही चाहिए मेरा, तो मुझे पता था कि मैं जीएस को पर्सनली निग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ। बट अभी की अगर आप बात करो, जो
कमिंग एस्पिरेंट्स है 2022 और उसके आगे वाले, तो मेरे टाइम पे जीएस का जो परसेंटेज वेटेज था वो 7% था, 7.14 टू बी एग्जैक्ट। 50 नंबर आते थे, 50 नंबर का जीएस पूछा जाता था 700 मार्क्स में। अभी टेबल्स हैव टर्न ड्रास्टिकली, क्योंकि अभी तो परसेंटेज जो वेटेज है वो 19 पॉइंट समथिंग परसेंट, तो यानी हर 5 में से एक क्वेश्चन जीएस का ही आना है। तो अब जीएस को अब निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, अब उसकी वेटेज बढ़ चुकी, तो आप मजबूरी समझो चाहे जो समझो, अब आपको पढ़नी पड़ेगी। तो हाँ, हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एडवांटेज था कि अगर हमारे बाकी 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं तो प्री हम उनके सहारे निकाल लेते थे एंड फिर मेंस में मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते थे। बट अभी प्री के तो मार्क्स काउंट नहीं होने, इट्स ओनली क्वालिफाइंग, तो मेंस में बच्चों को चारों सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करना पड़ेगा, निग्लेक्ट किसी को भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, पार्थ ने बहुत अच्छी बात कही कि जीएस रैंक बनाती है, और बहुत अच्छा लगा सुनकर सेलेक्टेड स्टूडेंट ने ये बोला है। तो दूसरा, जैसे हम लोग क्लास लेते हैं जीएस की, तो एसएससी वाला जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा उसका मतलब प्रायोरिटी ये रहती है कि आप हमें फैक्ट करा दो, सीधे सीधे वन लाइनर लिखा दो। आपका क्या व्यू रहेगा इस पॉइंट पे कि सीधा टॉपिक को एक कॉन्सेप्ट से करना चाहिए या सीधा सीधा फैक्ट तैयार करने के बाद और उसको खत्म कर दिया जाए? सर आई विल बी वेरी वेरी ब्लंट इन दिस, अगर वन लाइनर चाहिए तो मार्केट में जाओ, 30-30 रुपए की किताब है, वहाँ कर लो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, टीचर का भी अपना भी। तो उन वन लाइनर्स इतनी सारी हो जाती है ना कि इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रिटेन देम अनलेस आपको उसके पीछे की बैक स्टोरी पता है। अब कौन कब पैदा हुआ, लाइक मिडिवल में अगर आपको दिल्ली सल्तनत में अगर आपको किंग्स चाहिए, तो कौन कब आया, रेन कब स्टार्ट हुआ, उसके पीछे की अगर बैक स्टोरी पता होगी ना, तो क्रोनोलॉजी क्योंकि अगर पूछा भी जा रहा है ना, तो ऑप्शंस इतने क्लोज नहीं रखे जाते हैं, आप हिट एंड मिस आपका चल जाएगा, बट उसके लिए आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि अच्छा नहीं, उस सेंचुरी में ये तो नहीं था, ये तो नहीं था, तो आपको बैक स्टोरी अगर पता है तो फैक्ट्स रिटेन हो जाएंगे। मतलब एक सिस्टमेटिक वे में कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है पार्थ, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि ठीक है, अगर आपको वन लाइनर पढ़ना है तो आप मार्केट में 30-30 रुपए की किताबें ले सकते हैं। तो मैं और विवेक सर अपना फीडबैक आपसे जानना चाहते हैं कि आप तो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। मुझसे आपने हिस्ट्री और पॉलिटी 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, विवेक सर से आपने बायोलॉजी पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है। तो आप जब हमसे पढ़ते थे तो आपका ओपिनियन क्या था कि हम आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो 30 रुपए वाला या प्रॉपर वो वाला जो आपको चाहिए, वो मैं जानना चाहता हूँ। सर बायो मैंने कभी ली नहीं थी, 10th के बाद मैंने बायो पढ़ी नहीं थी, और आपका इनफैक्ट जीएस का जो हमारा पहला बैच ही स्टार्ट हुआ तो बायो से ही विवेक सर ने स्टार्ट किया था। हाँ जी, तो बायोलॉजी वो फर्स्ट क्लास में जब वो डेमो क्लास थी, तो जब बैठा था मेरे को था कि मैथ्स हो गई है, मैथ्स समझ आ गई, मुझे मैथ्स की डेमो क्लास हो चुकी थी, अब उठ लूँ क्या, चलता हूँ मैथ्स में कर लेता हूँ, क्या इधर पे बायो में बैठा हूँ। बट फिर पढ़ना स्टार्ट किया हमने, ह्यूमन फिजियोलॉजी से हमने कुछ शुरू किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हुआ था। तो फिर लगा नहीं वेट करते हैं, तो मैं डेली करता हूँ, मैं खाता हूँ, पता तो होना चाहिए हजम कैसे हो रहा है। तो फिर आई स्टेड देयर, क्योंकि काफी इंगेजिंग था और मतलब लाइवली माहौल था क्लास का, तो अच्छा लगा। बायो में भी उस दिन इंटरेस्ट आया। फिर लेटर ऑन जब कोर्स में इनरोल हो चुका था, क्लासेस चल रही थी, तब आई थिंक एक सब्जेक्ट हमारा खत्म हुआ था एंड आपने हिस्ट्री स्टार्ट किया था। एंड एज ए सेड ग्रेजुएशन में मैंने क्लासेस अटेंड नहीं करी थी कॉलेज जाके, तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो उस वक्त पे थोड़ा एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा था कि यार हिस्ट्री ग्रेजुएट में यहाँ बैठा हूँ, सेकेंड ईयर में था ग्रेजुएशन की, मुझे कुछ नहीं पता था। बट आपने जिस तरह से क्रोनोलॉजी को काफी क्लियर करके पढ़ाया, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। तो वहां पे मैं रिव्यू कर रहा था कि यार कॉलेज में भी पढ़ लेना चाहिए था, सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग है, पढ़ाया तो सही जा रहा है। तो हाँ, फीडबैक अगर आप लोग को ऐसे पर्सनल लेवल पे दूं तो बहुत अच्छा रहा। सब्जेक्ट्स दोनों, जो मुझे डर लगता था, बोरिंग लगते थे, डल सब्जेक्ट्स को भी इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया था। तो बायोलॉजी जो है वो मेरे पास पूरा है। एंड इफ एनी स्टूडेंट आउट देयर किसी को रेफरेंस चाहिए नोट्स के, तो मैंने बहुत मन से नोट्स बनाए थे टीचर्स के, क्लासरूम नोट्स, तो फील फ्री टू मेल मी, मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा, यू कैन जज फॉर योरसेल्व्स। अच्छा, जैसे आपने बताया कुछ सिलेबस आपका पूरा हो गया था, रिवर वगैरह हो गई थी, तो जैसे हम लोग मैप वगैरह से बनाते हैं, उसको करते हैं कंप्लीट, तो वो बेनिफिशियल होता है या फिर सीधा अगर मैं थ्योरी लिखाना चाहूँ विदाउट मैप पढ़ाना चाहूँ तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा? बिल्कुल सर, मैप की तो बात ही नहीं है, मतलब क्योंकि पिक्टोरियल मेमोरी लाइक इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि वो ज्यादा देर तक उसका रिटेंशन जो एज है वो ज्यादा लंबी होती है। रिवीजन में भी थोड़ी हेल्प मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार सर ऐसा होता है जैसे मैप बना रहे हो तो स्टूडेंट एकदम से आएगा और ऑनलाइन में और बोलेगा कि अरे सर इतना क्यों करवा रहे हो, सीधा पॉइंट लिखा दो ना। मतलब वो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका फोकस यही रहता है कि सीधा पॉइंट लिखाओ और खत्म करो, ये रहता है उसका। हाँ, उसके पीछे ये नहीं समझ पाता ना कि भाई अगर तू एक पिक्टोग्राफिक, जैसे आपने बोला कि अगर वो एक मैप वे में देखेगा तो उसको ज़्यादा समय तक वो रिटेन भी रहेगा, ज़्यादा समय तक वो याद भी रहेगा, शायद वो उस चीज़ को नहीं। चलिए, ये तो बात रही करियर की, ये तो पढ़ाई की, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा, है ना। मुझे सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए,
जब आप तैयारी कर रहे थे, जब आप स्टूडेंट थे, जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब जिंदगी कैसी थी? और जैसे ही सिलेक्शन हुआ है उसके बाद जिंदगी में क्या क्या बदला है, क्या क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि और बदले, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके लिए? सर सबसे बड़ा चेंज जो है, सोशल चेंजेस तो आते ही हैं, इंटरेक्शंस दूसरी तरीके के हो जाते हैं, उनको भी टच करूंगा, बट सबसे ज़्यादा शायद पर्सनल लेवल पे आते हैं। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है। वो जो टीनेज ना सर बहुत उथल पुथल वाला रहता है। जब टीनेज स्टार्ट होता है तो लगता है कि अरे हम ही हैं, दुनिया जीत लेंगे। जब खत्म होता है, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं, कभी रिलेशनशिप्स में, कभी स्कूल करियर को लेकर अनसर्टेनिटी होती है, तो लगता है कि हम हैं भी। तो वो जो ये जो क्वेश्चन है ना कि हम ही हैं से हम हैं भी, उसका जो आंसर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है जब भी आप, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है शायद, वो आ गई तो उसके पीछे पीछे सब आ जाता है। इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, एंड एक आउटलुक दुनिया को देखने का, और दुनिया किस तरह से आपको देख रही है वो चेंज हो जाता है। तो पर्सनल लेवल पे हाँ, थोड़ा सा शायद 31 अक्टूबर को आया था, 1 महीना होने जा रहा है, तो थोड़ा सा काम हो गया हूँ एज एन इंडिविजुअल, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, एक्सप्रेशन ज़्यादा क्लियर हो गए हैं अपने। और रही बात तो रिलेटिव्स की और जो सोशल एंगल पे सब कुछ हो रहा है, तो हाँ अब फ़ोन ज़्यादा आने लगे हैं, बस यही बोल सकता हूँ। बाकी वो देख रहे हैं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा। तो चलिए मुझे बताइए कि भाई देखो, खाने का और गाने का तो शौक सभी को होता है, ठीक है ना? तो डेफिनेटली आपको भी खाने का शौक होगा। तो हम जानना चाहते हैं भाई, स्टूडेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि यार सर ने तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स की बातें करी, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की बातें करी। तो हम जानना चाहते हैं, और हमारे सारे के सारे जो दर्शक हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि भाई एक जो सफल स्टूडेंट होता है, जो एक सफल कैंडिडेट होता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या करता है। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको इंस्टेंटली उसका आंसर देना है। श्योर। ठीक है, आपका सबसे पसंदीदा भोजन कौन सा है, योर फेवरेट डिश, जो आप कभी भी खा सकते हैं, अगर आपको भूख नहीं भी लगी है तो भी आप खा सकते हैं? कानपुर के समोसे सर। कानपुर के Nothing beats समोसे। that. सारे के सारे लोग सुन लीजिए भाई, यदि आपको कानपुर जाने का मौका मिले तो आपको कानपुर के समोसे खाने हैं। ठीक है, बेस्ट क्योंकि पार्ट इज कि आपको देखना नहीं पड़ेगा किस दुकान पे खा रहे हो, वहाँ सभी दुकान वालों को अच्छा बनाना आता है। तो आपको पर्टिकुलर किसी दुकान पे भी नहीं जाना है, किसी पर्टिकुलर शॉप का प्रमोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप पूरे कानपुर में जाकर कभी भी समोसे खा सकते हैं। सफलता का मूल मंत्र आपको मिल चुका है, कानपुर के समोसे। तो आपको कानपुर के समोसे खाने हैं और साथ में सिलेक्शन लेना है। चलिए, दूसरी चीज, आपकी फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी सर रांझना, इतना रांझना कैरेक्टर है उसमें। ठीक है, तो इनकी फेवरेट मूवी रांझना है भाई, तो आप भी रांझना देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। ठीक है, और हो सकता है कि वो आपके लिए लकी चार्म बन जाए कि आप रांझना देखें और आपका भी सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। फेवरेट स्पोर्ट मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आई गेस, तो वो क्रिकेट ही है। तो आप, मैं फेवरेट स्पोर्ट तो नहीं पूछ रहा हूँ, आप मुझे फेवरेट क्रिकेटर बता दीजिए। विराट कोहली सर, ऑफ कोर्स, लाइक विदाउट अ डाउट। बट उस टाइम से जब कोई इसको नहीं जानता था, 2008 में अंडर 19 जो वर्ल्ड कप था वो भी एयर हुआ था शायद स्टार पे, तो मैंने तब से उसको देखा है मलेशिया में जो उसने जीता था, तो तब से उसका फैन रहा हूँ। स्क्रैप बुक वगैरह 2009 से शुरू कर दी थी उसकी फोटो कटआउट करना। तो कभी अगर वो मिलेंगे भी तो मैं उनको दिखाऊंगा कि जब कोई नहीं जानता था आपको, तब से पूछ रहे हैं। तो विराट कोहली जी, अगर आप तक ये बाई चांस वीडियो पहुंचती है तो भाई आपके एक और फैन, एक और सक्सेसफुल फैन हमारे साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये आपको 2008 से फॉलो कर रहे हैं, जब आपको बहुत कम लोग जानते थे, आपको या कोई भी नहीं जानता था, ये तब से आपको फॉलो कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अगर आप तक ये इंटरव्यू पहुंचे, ये बात पहुंचे, तो आप एक बारी पार्थ सिंह से जरूर मिल लीजिएगा, है ना? और कोशिश कीजिएगा कि आप हमें भी बुला लें अपने पास, तो हम भी आपसे मुलाकात कर लेंगे। आप कुछ पूछना चाहेंगे सर? पर्सनल? नहीं, मैं इनसे कहना चाहूंगा आप हम दोनों से कुछ पूछना चाहें। हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर अभिषेक सर गाना बहुत अच्छा गाते हैं, म्यूजिक में हम इसमें सबको कोई पता शक है। नहीं है। तो आपसे तो एक फरमाइश होगी, बट उसके पहले आपका क्या हिडन टैलेंट है? क्योंकि आपका तो हिडन ही है, आपका तो हम स्टूडेंट्स को नहीं पता। ठीक है। तो आप अगर कुछ कर सकते हैं, कुछ पोएट्री या कुछ भी। नहीं। कुछ भी 2 लाइन सर, कुछ भी, कोई मोटिवेशनल लाइन ही बोल दीजिए, आप क्लास में बहुत बोलते रहते थे। मोटिवेशनल लाइन में तो ये कि एट ए मोमेंट जब कोई बात दिमाग में आई, लग रहा है कि हाँ स्टूडेंट कोई आउट ऑफ रेंज जा रहा है, तो उसको समझाने के लिए बोल दी। मैंने बहुत कोशिश की उस टाइम पे, जब मैं 12th क्लास में हुआ करता था, कि शायरियाँ याद हो जाएं, कभी याद ही नहीं हुई। और बाकी सब कुछ याद हो जाता था। वो दिख रहा है वो। बाकी सब कुछ ठीक था। न गाने का कभी शौक हुआ और न कोई, हाँ मुझे घूमने का जरूर शौक है। जब भी मैं क्लासेस वगैरह से फ्री होता हूँ तो हिल स्टेशन पे जाने का बहुत शौक है मुझे, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा है। तो वहाँ जाने के बाद जब पता चलता है कि अब हाँ हम शिवालिक पे चल चुके हैं, और जो
सब्जेक्ट में पढ़ते, मेटामॉर्फिक रॉक है, ग्रेनाइटिक रॉक है, तो जब भी घूमने जाते हैं तो मतलब एक अट्रैक्शन सा होता है वहां पे, जैसे कोई ध्यान आकर्षित सा कर रहा है कि वहां पे जाके देखना ही देखना है कि भाई ये चट्टान कैसी है, क्या है। वो सारी चीजें देखने का मुझे बहुत शौक है और वो मेरे सब्जेक्ट का भी पार्ट है। बाकी गाने वगैरह का तो मुझे नहीं रहा, सुनने का बहुत शौक है। और जब कभी मैं और अभिषेक सर साथ होते हैं तो अभिषेक सर बहुत अच्छा गाना सुनाते हैं। सर फेवरेट प्लेस जो आप अभी तक विजिट कर चुके हो, बेस्ट प्लेस जो आपको लगी हो? मैं रिसेंटली गया था, मैं केदारनाथ गया था, तो वहाँ पे एक तो हम लोग पैदल ही गए थे, तो सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी कि जो हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है वो सारी चीज़ें फेस की। साथ ही साथ वहाँ पे पूरा का पूरा एक ओपन वेदर था, तो वहाँ ये भी देखने को मिला कि रॉक का क्या मतलब, जो ओरोजेनेसिस हुई है हिमालय की, तो वहाँ किस टाइप का स्ट्रक्चर रहा है। साथ ही साथ जो हम जितने भी टाइप के रॉक्स पड़ते थे वो ऑलमोस्ट मैंने देखी वहाँ पे, लैंड स्लाइडिंग के भी वहाँ पे कुछ एविडेंसेस देखे। तो अब तक का सबसे बेहतर नज़ारा रहा था वहाँ का। मतलब एक तरह से आप ये मान लो कि आप नीचे से ऊपर तक चढ़कर जा रहे हो और पूरी तरह से मतलब थके हुए, और एकदम वेदर अच्छा खासा हो रखा है, ठंड भी हो रखी है, और ज्योग्राफिकल नॉलेज भी आपको मिल रही है, और भगवान का तो दरबार है ही है। वो सबसे बेहतर लगा है अब तक का। ओके सर, आपकी इस गाना आपको पड़ेगा? बिल्कुल, मैं 2 लाइनें तो आपको सुनाऊंगा, अभी निराश तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप हाँ, एक चीज़ और मेरे को आप ये बताइए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपके पास खबर आ चुकी है सिलेक्शन की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तक आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो या जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग ये इंटरव्यू देखेंगे जो आपकी तरह सेलेक्टेड है ना, और जो ये सोच रहे होंगे कि यार जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती है तब तक हम क्या करें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग तक या ज्वाइनिंग आने तक आप क्या करने वाले हैं या क्या करना चाहते हैं? सर अगेन सर की तरह ही आई लाइक ट्रैवलिंग, आई थिंक एवरीवन डज। तो कुछ वो वाले प्लान्स हैं जो पूरे करने हैं। फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे प्लान्स कैंसिल हो गए हैं बट एक नासिक वाला है, वो थोड़ा सा अभी सॉलिडिफाई होता नजर आ रहा है। त्र्यंबकेश्वर जाना है, वहाँ पे आई ऑलरेडी हैव अ फ्रेंड देयर, तो उसी बहाने उससे भी मुलाकात हो जाएगी। तो अभी तो ऐसे गोदावरी रिवर भी निकलती है। सर को मैं कभी ट्रिप पे नहीं ले जाऊंगा साथ में, वहाँ पे भी पढ़ाते रहेंगे एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी रिवर निकलती है हाँ जी। और वहाँ बहुत अच्छा टूरिज्म प्लेस है त्र्यंबकेश्वर में। वहाँ पे कुंड बना हुआ है, वहीं से काफी लोग जाते हैं। एक बार पहले जा चुका हूँ 2014 में, तो काफी, बट वही थोड़ा यंग एज में गया था तो मेमोरी इतनी विविड नहीं है, बट हाँ इस बार जरूर जाना है दोबारा से। तो अभी तो फिलहाल वही है सबसे पास। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, तो आपको पता है कि अब आपको दुनिया घूमने का मौका मिलेगा, अलग अलग देशों में आपकी पोस्टिंग होगी, आपको वहाँ पे जाके जॉब करनी होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ एक ऐसा देश, ठीक है, जहाँ पे आप जल्दी से जल्दी अपनी ज्वाइनिंग चाहते हैं। न्यूजीलैंड सर। ये न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं भाई, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं, खूबसूरत देश है न्यूजीलैंड। अगर आप भी न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो ठीक है, न्यूजीलैंड जाने के लिए आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, भारत सिंह की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, कानपुर के समोसे खाने पड़ेंगे, साथ में रांझना मूवी देखनी पड़ेगी, तभी आपको न्यूजीलैंड जाने का मौका मिलेगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में ये न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं और हम यही चाहेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी न्यूजीलैंड जाने का मौका मिले। आप भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए न्यूजीलैंड पहुंचे और वहां पर जाकर हमारे देश का नाम रोशन करें। तो पार्थ सिंह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे के पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर एक आपसे एक क्वेश्चन था जी। थोड़ा हेजिटेट होके पूछ रहा हूँ। जब क्लासेस चल रही होती थी, ऑफलाइन बैच मैंने तो लिया है, तो कभी कभी ऐसा लगता था आप गुस्से में आ रहे हो। हाँ, तो वो क्या, हम लोग जो चीजें हरकतें करते थे क्लास में, बहुत हरकतें होती थी स्पेशली बैक बेंचर्स जो करते थे, तो वो उसकी वजह से होता था कि क्या रीजन था, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या उनको? ठीक है, ये ऑफलाइन के स्टूडेंट ही नहीं है, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट भी हैं उनकी भी शिकायत रहती है कि सर आप बहुत जल्दी इरिटेट क्यों हो जाते हो। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो गुस्सा करने के पीछे एक नेचर है, वो ऐसा हो सकता है कि हमारे टीचरों ने हमें ग्रेजुएशन तक खूब, मतलब बोलते हैं ना यूपी की भाषा में, कूट कूट के सिखाया। हर टीचर का अपने एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, कोई प्यार से समझा देते हैं, मैं भी उस चीज़ को सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मैं भी ऐसा हो जाऊँ। दूसरा, कभी भी मैंने किसी भी स्टूडेंट को एक गलत वे में नहीं डांटने की कोशिश की होगी, क्योंकि मेरा मोटिव ये रहता है, मैं क्लास में जब पढ़ाने जाता हूँ 100% मैं उसको अपने सब्जेक्ट को पूरी तरह से साइंस से रिलेट करने के बाद, फिजिक्स से रिलेट करने के बाद हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। तो पूरा का पूरा जितना मुझे आता है उतना मेरे स्टूडेंट को आए, और एक सिस्टमेटिक वे में स्टूडेंट को स्टडी करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ एज अ टीचर, तो मेरे स्टूडेंट को पहले मुझे सुनना चाहिए, और जब टॉपिक का एंड हो रहा है उसके बाद फिर कुछ भी डिस्कस करो आप।
मैं भी इस बात को समझता हूँ कि स्टूडेंट टीचर के साथ थोड़ा सा बात करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं कॉन्सेप्ट को सिखा रहा होता हूँ, बीच में अचानक से कमेंट आता है पीडीएफ कब मिलेगी। अब मैं पीडीएफ को एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो जो वहाँ पे मोर देन 1000 स्टूडेंट जो मेरी क्लास कर रहे होंगे वो क्या पीडीएफ के लिंक पे थोड़ी जाएंगे फिर मुझे इरिटेशन होने लगती है, कॉपी पेस्ट कमेंट आने लगते हैं, फिर डांटना पड़ता है कि भाई कम से कम जो टीचर बोल रहे हैं उस बात को तो सुनो। बाकी मेरा ऐसा भी मानना है कि अगर आपको कोई डांट भी रहा है पढ़ाई के लेवल पे ले जाके, तो ऐसा तो नहीं है गलत तरीके से डांटेगा, कुछ ना कुछ एक अपनापन होता है स्टूडेंट के साथ, इसीलिए कभी कभी ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं। बाकी स्टूडेंट बहुत अच्छे भी होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट है वो समझते भी हैं। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा सर की तरह एकदम चिल रहना। तो जिस तरीके से हम लोगों ने और करियरविल ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके सिलेक्शन में, आपकी सफलता में, तो जाते जाते आप ये और बता दीजिए सारे के सारे स्टूडेंट्स को कि क्या आप सभी लोगों को करियरविल रेकमेंड करना चाहेंगे, और अगर चाहेंगे तो आप क्या क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि वो करियरविल पर आएँ, और यहाँ पर अगर हमारे साथ जुड़ें तो वो किस तरीके से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं अपनी, ये बता दीजिए आप। सर ऑनलाइन एजुकेशन लाइक कोविड की वजह से हर किसी को मजबूरी में स्टार्ट करनी पड़ी, बट फिर वो उसके कन्वीनियंसेस हर किसी को समझ आने लगे। तो स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा हेजिटेंट था जाऊँ ऑनलाइन, जब कोविड आ चुका था, फर्स्ट वेव चल रही थी, पीक पे थी, लाइक बिगिनिंग ऑफ अप्रैल की बात है ये। तो एक फ्रेंड था जो कि ऑफलाइन जिसने मेरे साथ बैच लिया हुआ था, अभिषेक, तो उसने ऑनलाइन बैच ले लिया था आई थिंक गगन सर का मैथ्स का। तो ही केप्ट पुशिंग मी कि यार अभी मैंने पढ़ाई बीच में ड्रॉप कर दी थी कि अब तो कोविड आ गया, अब क्या ही, जब कोविड खत्म होगा, क्योंकि उस टाइम नहीं पता था ना कितना ड्रैग होने वाला है। यही था कि हफ्ते भर की बीमारी ये सही हो जाएगी, सब कुछ वापस वर्ल्ड वुड बी बैक टू नॉर्मल। तो मैं वेट कर रहा था उस नॉर्मलसी के वापस आने का, पर उसने कहा कि पता नहीं कितने दिन का ये चले, तो ऑनलाइन ले ले करियरविल। तो करियरविल मैंने कभी नाम नहीं उस वक्त नहीं सुना था, अर्ली 2020 की बात है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे ले लूँ यार, तो उसने कहा यार वही है, राकेश यादव सर का ही है करियरविल। तो उसने काफ़ी कन्विंस किया, तब फिर ऑनलाइन मैंने मैथ्स का बैच लेके कंटिन्यू किया गगन सर का, एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी इमेंसली। तो जो पेनिट्रेशन है अब ऑनलाइन एजुकेशन का, अभी मैं ऑफलाइन सर से बोला भी था मैंने कि गांव में ऐसे मेरे साथ में बच्चे थे जो मेरे नानी के यहाँ, जो बिल्कुल ही रूरल इंडिया है, वहाँ तक पे स्मार्टफोन्स पहुँच गए हैं। तो वहाँ पे बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्मार्टफोन। तो जो पेनिट्रेशन है वो शायद बिगेस्ट बून है जो कोविड ने हमें दिया है। तो आई थिंक करियरविल सबके लिए, जो भी एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, इट कैन प्ले अ वेरी मैसिव रोल इन दैट। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की, हमें बहुत अच्छा लगा, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे आपके फ्यूचर के लिए, और हम चाहेंगे कि आप नए नए आयामों तक पहुँचें, हमसे आकर मिलते रहें, हमसे आकर मुलाकात करते रहें। तो क्योंकि एज ए टीचर हमें बहुत खुशी होती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट सफल होता है, वो सफलता में किसी मकाम पर पहुँचता है, और जब आप न्यूजीलैंड होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं न्यूजीलैंड ज़रूर आऊँगा और आप मुझे घुमाइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं भी पर्सनली न्यूजीलैंड जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब तो मैं यही चाहूँगा कि जब भाई पार्थ सिंह वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर ले, जब ये न्यूजीलैंड में जाकर वर्किंग हो, तो मैं तब आऊँ, तो मेरे को और ज़्यादा खुशी होगी। तो मेरे पास न्यूजीलैंड घूमने के साथ साथ एक मोटिव ये भी होगा कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए जाते जाते मैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो जाते जाते मैं आपके लिए 4 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। चक दे इंडिया मूवी आपने देखी है, उसी का एक गाना, उसकी मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ जाते जाते। इरशाद। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथ दे रहे थे विवेक से साथ में। कोरस का काम किया सर आपने, अगली बार हम डुएट गाना गाएंगे। सर जब न्यूजीलैंड में रह के याद आएगी देश की, तो यही गाना प्ले होगा। बिल्कुल यही गाना प्ले होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें जाते जाते ये गाना
सुनाया है कि अगर आप देश में रहो चाहे विदेश में रहो, लेकिन इस गाने को और इस देश को हमेशा याद रखना। बिल्कुल सही। ठीक है, और हमेशा हम यही चाहते हैं कि आप जहाँ पे भी काम करें पूरी ईमानदारी से काम करें, ताकि किसी को भी ये कहने का मौका ना मिले कि ये इंडियन है और इसने ऐसा किया है। हम चाहते हैं कि आपको लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी ईमानदारी के लिए पहचाने और आप ईमानदारी से ही अपनी नई नई ऊंचाइयों को छूएं।